नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली में चल रहे लॉकडाउन के बारे में। और आज हमारे खास मेहमान हैं श्री प्रवीण खंडेलवाल जी। व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है दिल्ली में और देश में, उस कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन हैं। सबसे पहले तो यही प्रवीण जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आज दिल्ली के हालात क्या हैं। मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद चैनल पर मुझे मौका देने के लिए। निश्चित रूप से दिल्ली में जो हालात हैं उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक हालात तो कोरोना के संक्रमण के क्या हालात हैं। तो वर्तमान में जो सरकार के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है वो लगभग 900 से कम है प्रतिदिन, और जो संक्रमण की दर है वो 1.50 से भी कम है। तो संतोष की बात है। लेकिन दूसरी तरफ यदि देखें तो तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि दिल्ली का अर्थतंत्र कहां पर है। दिल्ली की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो पिछले 1-1.25 महीने से शून्य है। आज अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की गई और जिसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को खोला गया और फैक्ट्रीज को खोला गया। लेकिन हमारा खासतौर पर दिल्ली के सभी व्यापारियों का यह मानना है कि इस अनलॉकिंग प्रक्रिया को तय करते समय जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया गया। ये जो प्रक्रिया है टोटली इलॉजिकल है। उसके दो बड़े स्पष्ट कारण हैं। आज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यदि शुरू करते हैं तो एक्टिविटी शुरू करने के लिए बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, ईंट, रोड़ी, बदरपुर, ये सारी चीजें चाहिए, दुकानें बंद हैं। सरिया चाहिए, दुकानें बंद हैं। केमिकल चाहिए, दुकानें बंद हैं। शटरिंग चाहिए, दुकानें बंद हैं। जब ये सारी दुकानें बंद हैं तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैसे चालू होगी। दूसरी बात, अगर फैक्ट्रीज को हम चालू करने की बात कहें तो फैक्ट्रीज को सबसे पहले तो जो हमको केमिकल या जो सैनिटाइजर्स है, डिसइंफेक्टेंट है, पहले उनको डिसइंफेक्ट करना होगा। दुकानें बंद हैं। उसके बाद में अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो किसी भी फैक्ट्री के प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। उसमें अनेक प्रकार की मशीनरी की जरूरत पड़ती है। मशीनरी को रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। टूल्स की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। वो कोई चीजें उपलब्ध नहीं है, दुकानें बंद है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए किसी तरीके से जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर फैक्ट्रीज चालू कर दी गई तो फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन का क्या होगा, किसके जरिए जाएंगी, कौन सी सप्लाई चेन है, दुकानें बंद है। तो दुकान, फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब आपने एक को खोल करके कौन सी दूरदर्शिता का परिचय दे दिया। और आज मेरी सुबह फैक्ट्री वालों से भी बात हुई है, जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी करते हैं उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा सरकार साहब ये तो बहुत ही बचकाना फैसला है। हमें भी अनलॉक क्यों किया गया, इससे तो हम लॉक ही ठीक थे। तो वर्तमान में जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया है, खास तौर पर दिल्ली में मैं जरूर कहूंगा कि हमको ऐसा लगता है कि उसके पीछे दिमाग नहीं लगाया गया। बहुत सारे ऐसे सुझाव जो हमने दिए थे उन पर सरकार ने विचार नहीं किया। और सरकार तो कभी व्यापारियों से बात करती ही नहीं है। अनेकों बार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम रायशुमारी करके बात करते हैं। तो वो रायशुमारी दिल्ली के किन इलाकों में होती है, किन लोगों के साथ में होती है, क्या वो रात को होती है, क्या वो दिन में होती है, या सपने में होती है, मुख्यमंत्री ये भी तो स्पष्ट करे। दिल्ली के इतने व्यापारिक संगठनों से हम बात करें, सबने कहा कि हमसे कुछ नहीं पूछा गया। अनेक व्यापारी संगठनों ने पिछले हफ्ते में 10 दिन में अनेक प्रकार के रिप्रेजेंटेशन दिए, किसी को बुलाया नहीं गया। रिप्रेजेंटेशन का जवाब देना तो दूर, रिप्रेजेंटेशन आया है वो भी एक्नॉलेज नहीं किया गया। तो इस प्रकार की परिस्थिति में अनलॉकिंग शुरू है। मुझे नहीं मालूम कि इस अनलॉकिंग का क्या निर्णय होगा, क्या परिणाम होगा। प्रवीण जी, अभी आपने ही चर्चा की कि केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से जब मुखातिब होते हैं तब तो हर फैसले के पीछे बताते हैं कि उन्होंने राय किया है दिल्ली की जनता से, व्यापार संगठनों से, और उसके बाद ही निर्णय लिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोगों से बगैर सलाह मशविरा किए, बगैर आप लोगों के द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किए,
वो एक तरफा फैसला करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की पुरानी कार्यशैली है। आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। जब दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी का मामला आता है तब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। जब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों की सैलरी का मामला आता है तब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं आ रहा है। जब दिल्ली के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तब वे कहते हैं कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और जब दिल्ली में वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी होती है, तब भी वो कहते हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो जब ये सारी चीजें आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल हर बात में स्टंट की पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीतिक पैंतरेबाजी करते हैं और हर गलत काम के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, कभी दिल्ली की जनता को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, कभी दिल्ली में जो बाहर से जाके लोग काम करते हैं उनको जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो बावजूद इसके आप लोग जब भी चुनाव होता है तो केजरीवाल को सपोर्ट क्यों करते हैं? उनकी पार्टी को क्यों आप लोग वोट देते हैं? दिल्ली के व्यापारी क्यों केजरीवाल के पार्टी को बार बार सत्ता देते हैं? इसके पीछे क्या मजबूरी है? मिश्रा जी, आपका सवाल बहुत तार्किक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमने खुद देखा है कि भारी नहीं, भारी से भारी तब बहुमत से दोनों बार केजरीवाल सरकार में आए हैं। देखिए, भारी बहुमत से आना वो एक अलग बात है, किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया वो अलग बात है। लेकिन जब आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो पूरे दिल्ली का मुख्यमंत्री है। आज बेशक राजनीतिक रूप से मेरी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती है, लेकिन मेरे लिए आज भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और हम लगातार इस बात को मानते रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है, जो मैंने देखा है और आपने स्वयं देखा होगा, पिछले 1 महीने से मैं लगातार देख रहा हूं, जब इस वर्तमान लॉकडाउन में अरविंद केजरीवाल देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो रोज दोपहर को 12 बजे टीवी पर आते हैं, चाहे आवश्यकता हो अथवा ना हो, 5 मिनट के लिए टीवी पर जरूर आएंगे। वो उनकी, जिसको वो बोलते हैं डिजिटल कॉन्फ्रेंस, और उसमें वो दुनिया भर की बातें करेंगे। वो सरकार पर, और मैं मानता हूं केंद्र सरकार 100% दोषी है, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि स्वास्थ्य जो है वो राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। और स्वास्थ्य, इसलिए अरविंद केजरीवाल या कोई भी मुख्यमंत्री इस बात को बिल्कुल नहीं कह सकता, केंद्र का सहारा नहीं ले सकता। जो लेता है वो, इसका मतलब है कि वो नाकाम हो गया, वो निकम्मा साबित हो गया। आप हर चीज के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, तो ये किस तरीके का आप दिल्ली चला ले? अगर आपके बस का नहीं है आप छोड़ दें, सक्षम लोग चला लेंगे दिल्ली। लेकिन आज इस तरीके के अतार्किक फैसले लेना, आप हमने दिल्ली में अनलॉक शुरू कर दिया। देखिए, मैं मानता हूं कोरोना संक्रमण को लेकर के कोई भी चिंता है तो वो सबकी वाजिब है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, या दिल्ली के डॉक्टर्स हो, या दिल्ली के एलजी हो, या व्यापारी हो, या मैं हूं। हम में से कोई नहीं चाहता कि संक्रमण बढ़े। तो अगर संक्रमण ना बढ़े, क्या हम चर्चा करके उस तरीके के उपाय नहीं निकाल सकते कि संक्रमण भी ना बढ़े? और धीरे धीरे, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप एक ही दिन पूरी दिल्ली खोल दो, स्टैगर्ड वे में खोलो, स्टैगर्ड टाइमिंग में खोलो। मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते दिल्ली के सभी व्यापारियों से बातचीत करने के बाद, जिसमें लगभग दिल्ली के 500 से ज्यादा व्यापारी संगठन के प्रमुख लोग मौजूद थे, हमने एक सुझाव दिया। हमने ये कहा कि दिल्ली का जो व्यापारिक चरित्र है वो 2 भागों में बटा हुआ है, जिसको एक को बोलते हैं होलसेल ट्रेड यानी कि थोक व्यापार, दूसरे को बोलते हैं रिटेल ट्रेड यानी कि खुदरा व्यापार। हमने उनको यह आगे बढ़कर के आग्रह किया कि थोक व्यापार के वर्किंग आवर्स को आप अलग कर दें, रिटेल मार्केटों के वर्किंग आवर्स को आप अलग कर दें। यानी हमने कहा कि 10 से लेकर के 4 बजे तक, या 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक, या 10 से लेकर के 3 बजे तक दिल्ली में होलसेल के बाजार खुले, और दोपहर में 12 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक या 7 बजे तक दिल्ली के रिटेल बाजार खुले। और हमने ये भी कहा कि रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अनिवार्य रूप से दिल्ली के अंदर कर्फ्यू लागू रहे। हमने आगे बढ़कर के ये भी उनको आश्वासन दिया
कि दिल्ली का जो व्यापारी अपनी दुकान खोलेगा, अपनी दुकान में कोरोना के जितने भी सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं, हम हर प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। ये भी हमने कहा, हमारी एसोसिएशन ने ये भी कहा कि वो हर तरीके से सहयोग करने को तैयार है। मैं आज खुद जिम्मेदारी से आपके चैनल पर इस बात को कह रहा हूं कि हम जो काम हमारे जिम्मे सौंपा जाएगा हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये प्रश्न, ये पहल कौन करेगा? पहल शासक को करनी होगी, पहल राजा को करनी होगी, पहल उसको करनी होगी जो सत्ता का मालिक है। लेकिन आपको जानकर के ताज्जुब होगा, लॉकडाउन लगा तब कोई सलाह नहीं की गई, लॉकडाउन खुला है तो कोई सलाह नहीं की गई किसी। अगर केजरीवाल ये कहते हैं कि मैंने व्यापारी संगठनों से पूछा, तो खाली कहने से काम नहीं चलेगा। मैं उनको चुनौती देता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि वो बताए वो कौन सा व्यापारी संगठन है जिससे उन्होंने पूछा और जिन्होंने उनको हाँ करी कि इस तरीके का आप लॉकडाउन खोल दो और दिल्ली के व्यापारियों को स्वीकार है। आज दिल्ली के किसी भी व्यापारी संगठन से आप बात करिए, आज दिल्ली के व्यापारियों की हालत तो देखिए आप। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया। पिछले कोरोना का काल में हम लोगों ने जो हमारी जीवन भर की सेविंग्स थी, हमने उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को जिया। अभी हम अपने व्यापार को पिछले कोरोना से अभी हम 50% तक या 60% तक ही रिकवर कर पाए थे। हमारे बाजार में बहुत बड़ी देनदारी है, पैसे हमारे पास में नहीं है। वापस दोबारा ये कोरोना आ गया, हम फिर लॉकडाउन में चले गए। आज मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप दिल्ली के चंद बड़े पॉश एरिया को छोड़ दें और अगर दिल्ली के थोड़ा सा, दिल्ली में जो Tier 2 इलाका और Tier 3 इलाका है, वहां हमारे व्यापारियों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। केजरीवाल साहब को प्रवासी तो ध्यान में आता है, लेकिन दिल्ली का नागरिक, दिल्ली के 15 लाख व्यापारियों पर 35 लाख जो कर्मचारी हैं, वो केजरीवाल साहब को ध्यान में नहीं आते। उन्होंने क्या उनके बारे में सोचा, वो स्पष्ट करे ना। प्रवासी चिंता है। प्रवीण जी, मैं इस बात को भी आपसे पूछना चाह रहा था कि जो पिछला लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के दौरान दोनों सरकारों ने तमाम तरह की रियायतों का ऐलान किया था व्यापारियों के लिए कि जिनके काम धंधे बंद हुए। मिश्रा जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, 1 रुपए का भी कोई फाइनेंशियल पैकेज देश में किसी भी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने किसी भी व्यापारी को नहीं दिया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात आपके चैनल पर कह रहा हूं, 1 रुपया नहीं मिला व्यापारियों को। और जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर देश के व्यापारियों ने पिछले कोरोना काल में और इस काल में भी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को जिंदा रखा। चाहे उसके लिए हमें कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ गई, हमने उसको जिंदा रखा। और सबसे बड़ी बात यह है, जब कोरोना के फ्रंट वॉरियर्स का नाम आता है, मैं सहमत हूं डॉक्टर्स का आना चाहिए, मैं सहमत हूं पैरामेडिकल स्टाफ का आना चाहिए, मैं सहमत हूं पुलिस का आना चाहिए, मैं सहमत हूं हमारी सेनाओं का आना चाहिए, तो व्यापारी का क्यों नहीं आना चाहिए? जिस व्यापारी ने कोरोना के काल में अपनी दुकान खोल करके, और उसके दुकान पर कौन आ रहा है, उसको कोरोना है या नहीं है, ये जानते हुए भी दुकान खोली, लोगों के घरों में माल दिया, क्या वो व्यापारी कोरोना वॉरियर नहीं है? शर्म क्यों है? राजनीतिक दलों को व्यापारी कहने में शर्म क्यों है? मैं मिश्रा जी तरस गया कि लाल किले से कोई व्यक्ति ये कहे, सब कहते हैं मेरे किसान भाइयों, सब कहते हैं मेरे मजदूर भाइयों, लेकिन एक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में नहीं आया जिसने लाल किले से कहा मेरे प्यारे व्यापारी भाइयों। तो आखिरकार हम व्यापारी को समझ कर रहे हैं और वो जमाने लग गए। अब कहीं ना कहीं देश का व्यापारी इस बात को समझ रहा है, और अगर कहीं देश का व्यापारी नामबंद हो गया तो फिर सभी राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल होगी। ये बात मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ। तो मैं आखिरी अगर आपकी सलाह हम जानना चाहें कि आप क्या चाहते हैं दिल्ली की सरकार से और दिल्ली की में जो देश की सरकार है, दोनों से आप किस तरह की रियायत चाहते हैं, और इस लॉकडाउन में व्यापारियों को किस तरह से रिलीफ मिलना चाहिए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हो या देश का कोई भी राज्य हो, अनलॉक होता है तो आप व्यापारियों से बातचीत जरूर करें। कोई जरूरी नहीं है कि सरकार आप उनके सुझाव को मानो, लेकिन बातचीत करके अगर आप करेंगे तो अच्छा होगा। हो सकता है हम व्यापारी स्थिति की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे खोल दो।
अगर सरकार हमें कन्विंस कर दे तो हम कहेंगे नहीं खोलो, क्योंकि मौत को या कोरोना को गले हमें लगाने का कोई शौक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मेरा यह कहना है कि व्यापारियों को, सरकार बैंकों को यह कहे कि व्यापारियों को अपने व्यापार को पुनः शुरू करने के लिए रियायती ब्याज की दर पर उनको आसान तरीके से लोन दिया जाए। इसके अलावा जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स की जो संवैधानिक तारीखें हैं जिनमें हमें टैक्स का पेमेंट करना है, जिनमें हमें रिटर्न फाइल करनी है, उनको कम से कम 31 सितंबर तक के लिए फिलहाल स्थगित किया जाए। आज सरकार का जोर बात पर हो जाए कि गतिविधियां दोबारा शुरू हो। जो संवैधानिक तारीख है, हम कहीं भागे नहीं जा रहे। आज अब नहीं करेंगे, 2 महीने बाद कर देंगे जैसा हमने पिछली बार किया था। इसके अलावा व्यापारियों को कम से कम 1 वर्ष का मॉरिटोरियम दिया जाए। ये जो 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 जिन व्यापारियों ने बैंकों से जो लोन दे रखे हैं, वो लोन कम से कम बैंकों को कहा जाए कि 1 साल तक इन पर मॉरिटोरियम से कोई लोन की मांग ना करें। हम लोग घर की, हमारे घर ईएमआई पर है, हमारी दुकानों के भी किराए हम देते हैं, उसके अलावा हमारे वाहन भी ईएमआई पर है। सभी प्रकार की ईएमआई को फिलहाल 3 महीने के लिए स्थगित किया जाए। ईएमआई पर कोई भी इंटरेस्ट, उसका जो लेट देने का है, कोई इंटरेस्ट चार्ज न किया जाए। तो ऐसा कुछ यदि सरकार करती है, दिल्ली सरकार करे या देश की राज्य सरकारें करें या केंद्र सरकार करे, तो मैं समझता हूं कि हम व्यापारी सक्षम है। देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं जो लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। और अगर वो 8 करोड़ लोग पूरी ताकत, आज पहली जरूरत यह है वो 8 करोड़ लोग देश में 15 लाख व्यापारी दिल्ली के अंदर पूरी ताकत से इस बात के लिए जुटे कि हमें हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चले, अर्थव्यवस्था को मजबूत हम कैसे करें, आज ये जरूरी है। और उसके बाद में जो चीजें हैं, अगर मुझ पर कोई डेटा बनती मैं दूंगा, बट मेरे को सांस लेने का समय सरकारें दे। आपके चैनल से मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।